प्रशासन एवं उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने विकास प्रशासन संबंधी रिक्स के विचारों का अध्ययन किया था। उनके विचारों के संदर्भ में हमने एक बात जानी थी कि उन्होंने विकास को संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टि से देखा है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की मूल मान्यता यह होती है कि वह समाज विकसित माना जाता है जहाँ पर कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाओं की अधिकता होती है और साथ ही साथ इन संरचनाओं के कार्यों के मध्य एकीकरण होता है। यह बात हमने कल जानी। इसी बात को आप इस ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं कि अगर हम x और y दो एक्सिस पे एकीकरण और विभेदीकरण के स्तर को अगर हम प्लॉट करते हैं तो जो y डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, यह डायगोनल विकसित समाज को दर्शाता है। तो एकीकरण का स्तर और विभेदीकरण का स्तर अगर समान है तो जो डायगोनल है वह विकसित समाज है, किंतु और उसको हमने यहाँ पर MNOPQR स्टेजेस के माध्यम से दर्शाया है। और P1, P2, P3, P4 और Pn ये जो स्टेजेस हैं वह प्रिज्मेटिक समाज की अवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर विभेदीकरण के स्तर के अनुपात में एकीकरण का जो स्तर है वह अधूरा है, वह कम है और इसकी वजह से ये अवस्थाएं हमको प्राप्त होती है। तो प्रिज्मेटिक समाज को परिभाषित करते समय रिग्स ने इसी जो कह सकते हैं दो जो पैरामीटर्स है इसका उन्होंने सहारा लिया था। उनकी दृष्टि से प्रिज्मेटिक समाज वह समाज होता है जो विभेदीकृत तो होता है लेकिन उसी अनुपात में एकीकृत नहीं होता। तो ये बात दर्शाती है कि रिग्स न केवल विभेदीकरण के स्तर को ऊंचा उठाने पर महत्व दे रहे हैं या इस पर बल दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ इन संरचनाओं के मध्य एकीकरण की समान मात्रा भी होनी चाहिए। और इन दोनों में अगर ये अंतर है, यानी विभेदीकरण का स्तर भले ही विकसित समाजों के स्तर के बराबर हो, लेकिन अगर एकीकरण नहीं हो पाया है तो फिर वह प्रिज्मेटिक समाज होगा। और देखें तो रिग्स ने कुल मिलाकर जो बात कहना चाहा है विकास प्रशासन के संदर्भ में, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी समाज जो विकसित होना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम कृषि का समाज से यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक समाज यानी कि औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर जाना पड़ेगा। ये उनका एक रेखीय विकास का दृष्टिकोण है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप विकास के लिए कृषि की ओर जाएं या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर जाएं। वैसे भी अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि वैल्यू एडिशन औद्योगिका समाज में ही होता है। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के निर्माण में तीन प्रमुख सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। यानी कि जब हम प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसका हम प्रोसेसिंग करते हैं तो एक इंडस्ट्री क्रिएट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और जो थर्ड सेक्टर होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सेवाओं की आवश्यकता होती है वो थर्ड सेक्टर में आता है। तो इस तरह से रिग्स का ये कहना है कि वैल्यू एडिशन तो तब होगा जब हम जो प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनको हम प्रोसेसिंग करें और इसके माध्यम से ही हम जो है कीमतें बढ़ा सकते हैं, मूल्य बढ़ा सकते हैं वस्तुओं का। तो ये कोई बड़ी साधारण सी बात है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं समझते हैं कि जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा यानी मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी, उसमें हम उसका अगर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो जो वस्तुएं प्रकृति से हमें प्राप्त हो रही है उसकी कीमत कम होती है। अब जैसे दूध है, दूध को प्रोसेसिंग करके हम पनीर बनाते हैं तो पनीर की कीमत ज़्यादा होती है।
हम दही बना देते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको वस्तुओं की और सेवाओं की अधिक कीमत मिलती है। तो अर्थव्यवस्था जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर यानी औद्योगिकीकरण की ओर जाती है, वैसे वैसे जो है किसी देश की जो सकल घरेलू जो आय कहते हैं, क्रॉस जीडीपी जिसको कहते हैं, वो बढ़ती जाती है। तो उन्होंने विकास के संदर्भ में यही दृष्टिकोण रखा है कि औद्योगिक समाज में ही जो है अधिक संपन्नता आ सकती है, कृषि प्रधान समाज में संपन्नता नहीं आ सकती उसकी तुलना में। इसलिए हमें विकास के लिए औद्योगिक समाज की ओर जाना पड़ेगा। तो समाज के मूल्य प्रतिमान भी औद्योगिक ही होने चाहिए। औद्योगिक समाज के मूल्य प्रतिमान कृषि आधारित जो समाज होते हैं उससे भिन्न होते हैं। तो हमें और कृषिका से औद्योगिका की ओर जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें नई नई संरचनाओं का और उनमें निर्माण करना और उनमें एकीकरण करना पड़ेगा। तो ये मूल बात थी। अब हम जरा देखें कि जब हम विकास प्रशासन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने विकास के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और यानी कि वर्तमान स्थिति से बेहतर की ओर हमने कुछ उच्चतर लक्ष्य स्थापित किए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम अपने प्रशासनिक तंत्र की जो सक्षमता है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो प्राय सभी देशों में नौकरशाही जो है व्यवस्था होती है, यानी कि वहाँ जो लोक सेवाएं होती है नौकरशाही पद्धति पर आधारित होती हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम चूँकि विकासशील देश हैं, हम विकास के हमने उच्चतर लक्ष्य स्थापित किए तो हम नौकरशाही को हटाकर और एक नई प्रकार की जो है मैट्रिक्स किस्म का ऑर्गेनाइजेशन या टीम वर्क या इस किस्म के जो हम कहते हैं ना कि जो नॉन हायरार्किकल है, यानी कि जो जहाँ पर पद सोपानी ढांचा नहीं है, एक है ना मैट्रिक्स स्तर पर, यानी कि सभी समान हैं, सभी अपने विशेषज्ञ हैं, इतनी हमारी क्षमता नहीं होती। इसलिए जो व्यवस्था है यानी जो वर्तमान नौकरशाही है उसी पर यह बोझ आ जाता है, उसी पर यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह जो है विकास के नए लक्ष्यों को स्थापित करे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। तो बात यह हुई कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी नौकरशाही की होती है और नौकरशाही के बारे में जो हमारी जो धारणा होती है वो यह होती है कि नौकरशाही तो यथास्थितिवादी है, यह रूढ़िवादी है, यह नियम के प्रति इसका अतिशय झुकाव होता है, अलोकतांत्रिक लोक व्यवहार होता है, यह निर्णय में देरी करती है, इसमें टालमटोल की प्रवृत्ति होती है और यह जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति होती है। तो जब आपका जो प्रशासनिक तंत्र है यानी नौकरशाही इस प्रकार की उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं तो आप जो है विकास के जो उच्चतर आपने लक्ष्य स्थापित किए हैं, जो यह मांग करती है कि आप जो है कमिटेड होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जिसको परिणाम उन्मुखी प्रशासन करने के लिए आपके अंदर एक नई प्रकार की प्रवृत्ति और सोच होनी चाहिए। लेकिन आपका जो मूल व्यवहार है नौकरशाही का वह तो इस प्रकार का होता है कि वह यथास्थितिवादी होती है, वह आलोचशील होती है। तो आपका लक्ष्य मांग करता है कि आप फ्लेक्सिबल हों, आप क्लाइंट ओरिएंटेड हों, आप जो है परिस्थिति के अनुसार अपने लोक व्यवहार को परिवर्तित कर सकें और आप अंततः परिणाम उन्मुखी हो। तो एक तरफ तो मांग भिन्न प्रकार की है और जो आपका जो प्रशासनिक तंत्र नौकरशाही है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो अलग प्रकार की है। तो एक आपके समक्ष क्या आ जाता है, मिसमैच की स्थिति आ जाती है। यानी विकास प्रशासन तो मांग कर रहा है कि आपके जो लक्ष्य हैं उसके लिए आपको अपने प्रवृत्ति में और अपनी जो है निष्ठा में परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन नौकरशाही से हम ये उम्मीद नहीं कर पाते। नौकरशाही मिसफिट एक किस्म का साधन नज़र आती है, उससे बेमेल नज़र आती है। तो अब हमारे सामने एक समस्या आती है लक्ष्य और साधन में अंतर्विरोध का। लक्ष्य भिन्न प्रकार का है और जो साधन आपके पास उपलब्ध है नौकरशाही उसकी प्रकृति भिन्न प्रकार की है। तो ऐसे एक तंत्र से जो लक्ष्य के जो डिमांड है, जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर सकता,
तो आप उस साधन से कैसे उम्मीद करें कि वह विकास के कार्य करे। यानी वह प्रशासनिक तंत्र जो यथास्थितिवादी है, उससे आप समाज में परिवर्तन लाने की बात कैसे सोच सकते हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास और क्या उपाय है। क्या हम पूरी व्यवस्था बदल दें, एक नए प्रकार के संगठन प्रारूप का निर्माण करें, या जो है उसमें हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाएं। तो पूरे संपूर्ण परिवर्तन तो करना किसी भी देश व्यवस्था के लिए संभव नहीं होता। इसीलिए जो होता है उसमें हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंटल चेंज लाने पड़ते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है इंक्रीमेंटल चेंज का कि हमारी जो सिस्टम है वो बना रहता है, पर धीरे धीरे वो परिवर्तित होता जाता है। हम एक दिन में रातों रात पूरी प्रशासनिक तंत्र, कार्य प्रक्रिया और उसके व्यवहार को बदल नहीं सकते। अगर हम ऐसा कर भी लें तो निरंतरता टूट जाती है। यानी कल तक तो कुछ और नियम प्रक्रियाएं थे, आज और अलग प्रकार के कल तंत्र और व्यवस्था थी, साधन अलग थे, और आज अचानक नए साधन। तो ये इतना बड़ा जो चेंज होगा वो न तो जनता उसके साथ जुड़ पाएगी और न ही जो है व्यवस्था चलाने वाले उसे संभाल पाएंगे। इसलिए जो है उसमें हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो यथास्थितिवादी माइंड सेट के लोग होते हैं, वो उनको अगर परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाए तो उनमें एक जड़ता सी रहती है। यानी जो जैसा चल रहा है उससे बदलने में उनको दिक्कत आती है। यानी कि जिन तकनीक और नियम प्रक्रियाओं के आधार पे आप बरसों काम करते रहे हैं, अगर आपको उसको बदलना पड़े तो यानी आपकी एटीट्यूड में भी आपको चेंज लाना पड़े तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अब जैसे आप देखिए कि ब्रिटिश प्रशासन में जो नौकरशाही हुआ करती थी, उसको वो जो माई बाप का एक कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप को, उनमें सामंतवादी प्रवृत्तियाँ थी। वो अपने आप को शासक समझते थे, वो अपने आप को शक्ति के पुंज समझते थे। वो एक प्रदाता भाव में थे कि हम देते हैं, हम माई बाप हैं। तो इससे बिल्कुल एक नए प्रकार की प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो जाए कि हम जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम शासक नहीं हैं, हम जनता जो है वो माई बाप है, जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसी सोच अचानक रातों रात नहीं बदलती, इसमें वक्त लगता है। तो इसका विरोध भी होता है। आप अभी भी देख सकते हैं कि अधिकारियों में जो है अहम की एक ज़बरदस्त प्रवृत्ति होती है। वो शक्ति के प्रति भूखे होते हैं और नियम प्रक्रियाओं के आड़ में जो है अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। और भले ही लोकतंत्र हो, भले ही जनप्रतिनिधि और जनता के प्रति जो है उनका जो नज़रिया होता है वह बिल्कुल एक स्वामी की तरह होता है, सेवक की तरह नहीं होता। और वो अपने तकनीक और ज्ञान और कह सकते हैं विशेषज्ञता को औजार बना लेते हैं। तो ये एक जो प्रक्रिया है, यानी यह जो एक तंत्र है, इस तंत्र में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण और जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और कंट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे पास इस परिवर्तन के अलावे और कोई उपाय नहीं है। यानी अगर हम विकास प्रशासन करना चाहते हैं, अगर हम वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने तंत्र को सुधारना पड़ेगा। उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो व्यवहार है और उसकी जो संरचना है, उसमें हमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब हम इस चीज़ को देखें कि हम कैसे पहचानें कि क्या हमने परिवर्तन किया या हमने जो परिवर्तन के प्रयास किए, प्रशासनिक जो सुधार किए, उससे क्या तंत्र में परिवर्तन आया। तो जॉर्ज गैंट कहते हैं कि विकास प्रशासन के 3 प्रमुख पहचान हैं, और वह क्या है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक प्रशासन से भिन्न होता है, इसकी प्रवृत्ति भिन्न होती है। प्रवृत्ति मतलब जो नौकरशाही है, जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, उसकी प्रवृत्ति भिन्न होती है और उसकी वफादारी भी भिन्न होती है। यानी कि विकास प्रशासन जो है वो परिवर्तनोन्मुखी होता है, वह बेहतरी की ओर व्यवस्था को ले जाना चाहता है, लोगों की जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। तो ये जो है विकास प्रशासन
यथास्थितिवादी नहीं होता। जैसा चल रहा है वैसा नहीं, हम उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उद्देश्य जो है वह बेहतरी की ओर। और जो प्रशासनिक तंत्र होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह जो है परिणाम उन्मुखी बने, है ना, परिवर्तन लाए, नवाचार लाए, है ना, अपने अंदर ये नियम प्रक्रियाओं से झगड़ा नहीं रहे। यह नहीं कि भाई नियम ऐसा नहीं कहता, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। भाई आपको जो ग्राहक है या जो जनता है उसकी ज़रूरतों के अनुसार आवश्यकता पड़े तो आप अपने नियम भी बदलें, नवाचार भी करें। यह नहीं कि नियम के आड़ में आप उसकी जो है जो वस्तु और सेवाएं जो उपलब्ध आपको करानी है उसको मना कर दें। आपको यह देखना है कि अंततः हमारा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करना। हम इसके लिए हैं, हम लोग सेवक हैं, न कि हम स्वामी हैं। तो ये एटीट्यूड में चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप ये देखिए कि अगर प्रशासनिक तंत्र में इस प्रकार के परिवर्तन अगर आपको दिखाई देते हैं कि उनका एटीट्यूड जो है प्रशासकों का वह लोक उन्मुखी है, यानी कि क्लाइंट ओरिएंटेड है, और वो विकास के सामाजिक आर्थिक उच्चतर लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उसको पाना चाहते हैं और उससे परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो और तीसरा ये देखिए कि उनकी वफादारी जो है जनता के प्रति है, न कि शासक के प्रति या हम कह सकते हैं नियम के प्रति। तो अगर ये तीन चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रशासनिक जो तंत्र है वो विकास प्रशासन से प्रवृत्त है या विकास प्रशासन से प्रभावित है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि यद्यपि है ना नए नए लक्ष्य स्थापित किए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र की जो प्रवृत्ति है और जो वफादारी है वह नियम के प्रति है, और वो जो है अपने अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं करना चाहते हैं। वही सामंतवादी, वही जो है अहमवादी शक्ति के पुंज बने हुए। तो फिर केवल लक्ष्य निर्धारित कर देने से विकास प्रशासन नहीं कहा जा सकता। तो कोई भी किसी भी देश की जो प्रशासनिक तंत्र है या वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह विकास प्रशासन से प्रभावित है या नहीं, या विकास प्रशासन वहाँ पाया जा रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए आपको इन तीन जो है पैरामीटर्स के आधार पर आप चेक कर सकते हो कि उनका उद्देश्य क्या है और तंत्र जो है प्रशासनिक तंत्र अधिकारियों कर्मचारियों की प्रवृत्ति क्या है और उनकी वफादारी किसके प्रति है। तो इस तरह से हम विकास प्रशासन को समझ पाएंगे। ऐसा जॉर्ज गैंट ने बहुत अच्छे से हमें सहायता की है इस तरह से समझने में। तो विकास प्रशासन जो है अंततः क्या हुआ, इसका केंद्रीय तत्व क्या है, लोक सेवकों का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रति उनके दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए, एक चेंज हमको दिखाई देना चाहिए। यानी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रति जो प्रशासक हैं उनके एटीट्यूड में एक चेंज होना चाहिए। उनकी कोशिशों का जो है तात्कालिकता और भविष्य की दृष्टि से क्या परिणाम होगा उसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी केवल यह न देखें कि है ना जो हमें कार्य सौंपा गया है या जो हमारे सामने समस्या है उस समस्या को हम कैसे सॉल्व करें, हमको इस दृष्टि से सॉल्व करना है कि उसमें वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाए। न केवल वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करें बल्कि भविष्य में भी हमारा जो आज का जो निर्णय लिया गया है वह निर्णय एक अच्छा निर्णय साबित हो, है ना। तो इसलिए लोक सेवकों का जो एटीट्यूड है वह टोटल डिफरेंट होता है विकास प्रशासन में पारंपरिक प्रशासन की तुलना में। और इसकी जो सबसे ख़ास बात होती है वो जैसा गैंट ने कहा था कि इसका एटीट्यूड जो है और लॉयल्टी, इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। तो विकास प्रशासन कुशलता और मितव्ययता उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितना परिणाम को प्राप्त करना। मतलब हम जो चाहते हैं जो परिवर्तन, यद्यपि हम ऐसा नहीं कहें अपव्यय को बढ़ावा दें, कुशलता मितव्ययता हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रशासन के लिए रही है, परंतु परिणाम प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पैसे बचाने के चक्कर में हमने परिणाम खो दिया। परिणाम प्राप्त करना विकास प्रशासन का एक मुख्य ध्येय है और इसीलिए क्षीर सागर और पनंदीकर ने परिणाम, परिवर्तन और जन सहभागिता और कर्तव्य निष्ठता को जो है इसका स्तंभ बताया। यानी अगर हम विकास प्रशासन किसी देश में
आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, भारत को ही लीजिए कि भारत क्या विकास प्रशासन कर रहा है या पारंपरिक प्रशासन से प्रभावित है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हमारी जो नौकरशाही है वो परिणाम उन्मुखी है, क्या वो परिवर्तन लाना चाह रही है, परिवर्तन लाने के लिए कितना उसके प्रति जो है उसकी निष्ठा है, क्या जन सहभागिता को बढ़ावा देती है, क्या वास्तव में वह लोगों के जीवन को बेहतर करना चाहती है या जो है नौकरी कर रही है, यानी कि नियम प्रक्रियाओं के अनुसार जो काम सौंपा गया वो हम कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये उसकी परवाह नहीं है तो कोई मतलब नहीं हुआ। अर्थात विकास प्रशासन जो है उसकी खासियत यही है कि वह चेंज को लाना चाहता है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और ऐसा करते समय वह जन सहभागिता को भी बढ़ावा देता है। तो आज हम इस पॉइंट तक हमने पढ़ा। अब हम अगले शीर्षक में रॉबर्ट चैम्बर्स के विचार के बारे में भी पढ़ेंगे। इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे।